इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 1 पे या फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट सेक्शन पे, और जो मेजर बातें की उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज थी। डेटा उसमें कल ज्यादा थे, तो डेटा में कुछ प्रॉब्लम आई होगी आपको समझने में। समझना, क्योंकि जो डेटा है वो आपको याद रखना ही है, क्योंकि डेटा से ही आपका एनालिसिस होगा और डेटा से ही आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कल की जो मेन बातें थी उसमें से कोई डाउट हो तो बता दीजिए अभी। और इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या है ये। इससे पहली चीज हमने डिस्कस की थी वो पहला पॉइंट हमारा यही था, ये वाला, कि ये था बी शेप्ड, है ना, बी शेप्ड रिकवरी इकोनॉमी रिकवरी। ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी in 2021 to 2022। तो पहला तो पार्ट ये था हमारा बी सेफ। दूसरा पॉइंट ये था कि ग्रोथ इन सेक्टर्स, है ना, ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी सेक्टर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो सेक्टर थे उसमें कितनी कितनी ग्रोथ होनी थी। जैसे एग्रीकल्चर में क्या कितनी ग्रोथ थी, और इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है, और सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ थी। ये हमने कल बात की थी, इस पर थोड़ी बात फिर से करेंगे। और उसके बाद था कि नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, इसमें ये था कि ये जो रिकवरी है ना, इतनी जो रिकवरी हुई है उसका रीजन क्या है, कि क्यों व्हाई सो मच रिकवरी, इसका क्या रीजन है, इस पे भी हम बात करेंगे, इतनी रिकवरी क्यों हुई है। और चौथा जो पॉइंट था सरप्लस करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, इस पे हमने बात की। और ऐसा क्यों है, क्यों हुआ, ये मेन पॉइंट थे, है ना। कल की क्लास में हम लोगों ने ये बात की थी कि वही सेफ इकोनॉमिक रिकवरी 2021 क्या है, इसमें हमने बात की थी। उसके बाद ग्रोथ इन इंडियन सेक्टर, इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर। अभी सर कब से पढ़ा रहे हैं सर? कब से चले हैं, मतलब अभी से शुरू किया है। अभी लिखे हैं सर? हाँ हाँ, अभी लिखे हैं। तो ये था, ठीक है। तो इनमें से इसका डेटा आपको शायद याद होगा। ये 2021 एंड 22 की बात हो रही है, ठीक है। 22 में इसमें उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ होना है वो 3.4 होना है, और इंडस्ट्री में ग्रोथ होना है वो 9.6 होना है, 9.6%, और ये सर्विस में 8.8 होना है। तो ये उनका एस्टिमेट है इस बार। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इस पर भी हमने कल बात की थी। कभी आपसे क्वेश्चन ये आपके इस बार मेंस में बन सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 20 या 30 ईयर बैक चला गया, और दूसरी तरफ जो हमारे इकोनॉमिक डेटाज हैं वो बताते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना। तो उसमें उसका रीजन हमें समझना पड़ेगा। तो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसका क्या रीजन था। कल हमने पॉइंट बताया था, चाहे फिर से समझ लीजिए। पहला हमने पॉइंट बताया था कि मेगा वैक्सीनेशन, इस पे हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमने बात की कि बैठो गुड्डू भैया। उसके बाद की ठीक है।
robust in सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर। रोबस्ट माने बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर में अचानक ग्रोथ आई है। मार्कर उसके बाद है इसमें कि इंक्रीजनेस इन कंजप्शन, जो कंजप्शन है इस उसमें इंक्रीजनेस हुआ था। हम बता रहे हैं कि क्यों ये चेंजेस हुए, क्या रीजन है उसमें, तो ये चीज है। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, एक बात बताएं आपको कि ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो जस्ट 2 डिजिट, जो जीडीपी है वो 2 डिजिट में कैसे पहुंच गई, 11% कैसे हो गई। तो ये बहुत सारे इसके रीजन है कैसे हुई है। पहला रीजन लिख लीजिए, पहला रीजन था, हमने कहा मेगा वैक्सीनेशन। ये बहुत बार हम बोल चुके हैं कल से, मेगा वैक्सीनेशन मतलब इससे क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पर लोग फिर से वापस काम पर आएंगे, फिर से हमारा मार्केट ओपन हो सकेगा। पहला पॉइंट था इसमें, ठीक है, वैक्सीनेशन का। दूसरा पॉइंट था इसमें रोबस्ट इन सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा या इंक्रीज होगा। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में, ठीक है, सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी आएगी अचानक से, क्योंकि पूरा मार्केट बंद है और सर्विस सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें कपड़ा सिलाना है, कहीं पर घूमने जाना है, ठीक है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के जो भी साधन थे, जो भी रिसोर्स थे, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो थिएटर्स हो, है ना, बहुत सारी चीजें थी जो एंटरटेनमेंट के लिए थी और जो सर्विस सेक्टर में है। बहुत से लोग हैं जो दुखी हो गए खाना खाने के लिए अच्छे होटल में, होटल सारे बंद थे। तो सर्विस सेक्टर में अचानक से रोबस्ट होगा। उसके बाद आएगा इसमें कंजप्शन में वृद्धि होगी, है ना, कंजप्शन में जो वृद्धि होगी अचानक से, कंजप्शन में मतलब जो चीज हम लोग खा रहे थे या यूज कर रहे थे वो एक कहीं से लैकिंग थी, कहीं ना कहीं कमी थी, अचानक से उसमें इंक्रीजनेस आएगा। तो और उससे इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, इससे अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो लेबर है उसका डिमांड बढ़ेगा। जब लेबर का डिमांड बढ़ेगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि तो उसका इनकम बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी यहाँ पे लिख लीजिए, पूरी इकोनॉमी में ग्रोथनेस आएगी हमारे। तो कंजप्शन से क्या क्या होना है ना, ये चीज। जैसे मान लीजिए अगर किसी को किसी होटल में बहुत ज्यादा क्राउड होना शुरू हो गया तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को वापस बुलाएगा, है ना। तो क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से लेबर की नीड होगी, लेबर की नीड होगी तो उनकी इनकम में ग्रोथ होगा। जब उनकी ग्रोथ होगा तो सबका ग्रोथ होगा। उसके बाद था इसमें नेक्स्ट पॉइंट था कि क्यों ऐसा होगा। उसके बाद इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, है ना, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भी
इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा? इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देखो बहुत सारी बातें हैं कि जब एक चीज बताएं आपको कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जो डिमांड अगर बढ़ती है, अगर डिमांड पुश होती है, अगर डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नए नए मार्केट में नए नए क्रूड ऑयल लगाने पड़ेंगे, हर चीज हमें हमें नए फील्ड्स में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को। जैसे मान लीजिए अभी आप अगर आप ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी की बात कर रहे हो, टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक नया नया मार्केट हो गया। ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म को डेवलप करना भी एक अपने आप में मार्केट है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और क्या होगा इसमें? एक चीज देखो कैसे चीजें आपस में रिलेट करती हैं। पावर डिमांड बढ़ेगी, है ना? पावर डिमांड बढ़ेगी। पावर डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है कि हर सारी चीज हमारी बंद थी, अब तक सारी चीज हमारी बंद थी, चाहे रेलवे चाहे हर चीज, इसमें पावर यूज हो रहा है, सब कुछ बंद था। अचानक से डिमांड बढ़ेगी इसकी। और उसके बाद है उसके बाद क्या हुआ है कि रेल रेल जो था उसमें भी रेलवे में भी वृद्धि होगी। यानी रेलवे जितनी अभी तक सेविंग हुआ है रेलवे में, अचानक से फिर से वृद्धि होगी। उसके बाद है कि जीएसटी कलेक्शन हुआ है। रिकवरी होने का रीजन है कि जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ा है। तो जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि सारी चीज ऑनलाइन थी, कोई भी हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। हर चीज जब ऑनलाइन जा रही है तो आप कुछ भी हिडन नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा था। जीएसटी कलेक्शन की बढ़ने से भी ऐसा हुआ है कि ये जो बी सेफ इकोनॉमी बनी है। उसके बाद जो है ई वे बिल, इसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। ई वे बिल, इसकी वजह से। अच्छा, ई वे बिल जानते हो क्या होता है? हम वो सारे फैक्टर बता रहे हैं जिनसे इकोनॉमी ने अचानक से बी शेप में ग्रो कर किया है, या इस दौर में भी चीजें कैसे पुश की हैं। ई वे बिल जानते हैं ना, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ई का मतलब यही है, ई वे बिल। जितने भी हमारे बिल बन रहे हैं, जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या लेन देन हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑफिशियल हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट के उसमें हैं। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट करते हैं, किसी का बिल बनाते हैं, तो वो गवर्नमेंट को पता रहता है। तो आप इस पे टैक्स चोरी नहीं कर सकते। तो टैक्स चोरी नहीं कर सकते तो जीएसटी बढ़ेगा, और जीएसटी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, है ना? अगर मान लीजिए ये सरकार का डिजिटल में लाने का सिर्फ यही फायदा है। अगर आप समझ रहे हो कि एकदम शुरू में लोगों को लगा तो था कि जो करेंसी बंद की थी उससे प्रॉब्लम हुई थी। अगर भारत सरकार आप समझ पाएंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एक साल के लिए अगर हार्ड करेंसी को बंद कर दे तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्या कि आप 1 रुपए भी इधर से उधर नहीं कर सकते, है ना? अगर आप पानी पूरी खाने भी जाओगे तो 10 रुपए उसको पे करोगे तो आरबीआई को पता रहेगा, है ना? जो जिस मोड से पे करोगे उसको पता रहेगा आपने इतना खर्च कहाँ किया है। तो कुछ भी नहीं होगा, ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर कुछ भी लेने जाओगे तो उसका आपको ऑनलाइन रहेगा।
ठीक है, तो ये ई वे बिल, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रॉफिट है ई वे बिल का या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का या नेट बैंकिंग का। तो प्रॉफिट आपने देखा कि जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया, क्योंकि सैलरी देनी पड़ रही थी, वो भी ऑनलाइन देनी पड़ रही थी। ठीक है, कुछ भी लेना पड़ रहा था तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ रहा था, तो इससे जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़ गया। मतलब आप समझिए कि मैं अभी किसी कोचिंग का नाम लेना ठीक नहीं है, कई ऐसी कोचिंग है जो हम लोगों को पेमेंट देते थे कैश में। और समझिए अगर वहां पे 10 टीचर हैं, 10 का अगर 1 लाख 1.5 लाख मान लीजिए एवरेज में 1.5 लाख रुपए पेमेंट होता है, और उस इंस्टीट्यूट ने 15 या 20 लाख रुपए दे दिया कैश में, और कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सोचो कितना टैक्स बचा लिया उसने। ऐसा लोग एक जरिए और है, हैं? चेक पे अमाउंट और साइन करके दे देना हाँ, और वो चेक आगे बढ़ता जाए। नहीं जैसे आप लोगों ने फीस पे की होगी कहीं ना कहीं, तो देखा होगा कि उन्होंने कैसे मांगा होगा, जहां तक है कैसे मांगते हो, वो सीधे नहीं अच्छा, करते, है ना। अब बट ऐसा मैंने सब बैंक उनके अकाउंट में डाले हर बार। ठीक है, तो ये था। उसके बाद था स्टील कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, है ना। स्टील का जो कंजप्शन है ये भी इसकी, अच्छा स्टील का कंजप्शन क्यों इंक्रीज होगा? तो नई फैक्ट्री बनाया जाएगा, नया इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होगा। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें बोला है वी नीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वी नीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यानी हमें अपने अवसंरचना में चेंजेस लाने। अब हमें अवसंरचना में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही तो है। आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको पावर चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, और पावर, लेबर और सर्विस चाहिए आपको, स्टील चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बढ़ेगा, तो हर चीज है इसमें बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें थी, तो आप सब बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें हैं। कौन सी टॉपिक का सर ये थी है सर ये सब? अरे भाई, ये इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट है, आर्थिक समीक्षा जो है ना उसका है। आपका भी इकोनॉमी नहीं हुआ है ना गुड्डू? नो सर, नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो पूछ लिया करो, जैसे मैंने अभी बोला इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पता है अवसंरचना मतलब क्या है? समझ गया सर। हैं? अवसंरचना का मतलब होता है जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे रेलवे है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है, और रोड है, बस है, ये सब अवसंरचना में आता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, और इससे इन्वेस्टमेंट करने से एक अलग सा चेंजेस आएगा। अलग सा चेंजेस का मतलब है इसमें लोगों को काम भी मिलेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो ये है। देखो इकोनॉमी को समझने के लिए आपको कुछ चीजें बहुत फंडामेंटल हैं, थोड़ा उसमें आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा इकोनॉमी समझने के लिए। और इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है सिर्फ डिमांड और सप्लाई के अलावा, डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई है। और इकोनॉमी को इकोनॉमी स्टूडेंट के समझ में नहीं आती है, उसका रीजन ये है ना, उसका रीजन एक ये भी है कि भारत में 30 साल तक जो 30 साल तक बच्चा है ना वो माँ बाप पे डिपेंड रहता है। इंडिया में 30 साल तक जो है बच्चा माँ बाप पे डिपेंड रहता है, उसको नहीं समझ में आता है कि क्या है। रीजन क्या है? हैं? इसका रीजन क्या है सर? रीजन अब क्या बताएं, अब यहाँ से आपको रीजन बस यही है कि एक बार बोल दे, देखो बेटा जब तक कुछ कमाओगे नहीं खाना नहीं मिलेगा घर पे, आना मत लौट के,
रीजन समझ में आ जाएगा फिर। मैक्सिमम पेरेंट्स को सर इकोनॉमी के बारे में पता नहीं होता, एक रीजन ये भी है। यस सर, राइट। नहीं, इकोनॉमी इकोनॉमी कुछ है ही नहीं। इकोनॉमी क्या है? अब इकोनॉमी के बिना कोई जी ही नहीं सकता ना। अब इकोनॉमी बस ये है कि उसको शब्द नहीं पता है, फिर उसको इतना तो पता है ना कि होली आने वाली है, हमें अपने 4 बच्चों को कपड़े लेने हैं, इतना तो पता है उसको। अब वो 4 बच्चों, उसके 4 बच्चे हैं, उनके लिए कपड़े उसको कैसे खरीदना है, वो उसका टेंशन है। यही तो इकोनॉमी है ना। इसका अर्थ गार्जियन लोग नहीं समझ पाते हैं सर। गार्जियन लोग गार्जियन लोग कैसे नहीं समझ पाते हैं? गार्जियन लोग तो समझते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यस, समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो सर नहीं मतलब समझते हैं। वो तो समझ रहे हैं कि टेंशन ही सबका है, हमको लेकर चलना है, लेकिन जो इकोनॉमी है कि उसके बारे में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नहीं समझ पाएगा सर। जो पढ़ा लिखा इकोनॉमी को पता है, इकोनॉमी को आप देखना, एक 1.5 साल का बच्चा समझता है ना। कभी आप उसकी दुकान, कभी आप उसको दुकान पे ले जाना चॉकलेट वाली पे, तो चॉकलेट अगर आप 5 चॉकलेट लेना और 5 में उसको 1 देना, उसको 4 अपने हाथ में रखना, तो देखना कि एक नहीं पकड़ेगा, जो आपके हाथ में 4 है वो उस पे उसको झपट मारेगा। पता है, 1.5 साल का बच्चा है ना, 1.5 साल का बच्चा जेब में हाथ डाल देता है, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, और उसको अगर उसको जो पैसा मिल जाता है, उसको उसको पैसा मिला, उसकी खुशी देखना चेहरे पे। तो ये क्या है? इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है। देखो आप लोग क्या समझते हो, इकोनॉमी मतलब होता है करेंसी। करेंसी नहीं है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है हमें, हमारे पास कुछ परचेज करने की एबिलिटी है, ये इकोनॉमी है। उस बच्चे को क्या पता कि इस कागज के टुकड़े से हमें चॉकलेट मिलेगी, लेकिन इससे पहले गया है, उसको वही कागज का टुकड़ा देने के बाद उसको चॉकलेट मिली है, तो उसने समझ लिया कि हाँ ये कागज का टुकड़ा जो है ना, ये काम का है ना। पीके में देखा है ना, पीके में गांधी जी का फोटो वाला रुपया मिल जाता है, तो गांधी जी के फोटो इकट्ठा करने लगता है वो आमिर खान, देखा होगा आपने। वो गाजर लेने जाता है तो देता नहीं है, तो कहता नहीं, ये जो गांधी जी ये बोलते हैं कि ये जो फोटो है हर जगह काम नहीं आता है, ये कुछ कुछ कागज पे काम आता है, हर जगह नहीं। तो मैं सिर्फ एक चीज हम लोग सर ये भी छोड़ते हैं, जैसे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं इंक्रीज करना चाहते हम लोग, एक ही सोर्स पे टिके रहते हैं हमेशा। जैसे मैक्सिमम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लो, भले ही, जबकि हम प्राइवेट में कहीं जाके अगर स्किल्ड है तो कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं अपनी, लेकिन सब फोर्स करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पे भी हमारे कुछ टाइम बर्बाद होता है, जिससे भी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। और जैसे मान लीजिए हम कोई कार लेते हैं, एक तरीके से हमने कार ली, हम अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हैं, मतलब उसे यूज कर रहे हैं, और वो खड़ी हुई है बाकी टाइम, अगर हम लोग चाहें जब वो फ्री है तो उससे टैक्सी में चलवा के भी इस चीज को यूज किया जा सकता है। नहीं तो वही वो भी मतलब हम लोग एक तरह चीजों को खरीद के वेस्ट करते हैं, एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ। उनका नहीं, देखो क्या होता है ना कि ये चीजें क्या, जो जिस लेवल पे जो आदमी सोच पाता है, सच बात तो ये है कि जिस लेवल पे जो आदमी सोच पाता है, सोचने के बाद करने की हिम्मत करता है। 2 बातें हैं, एक तो होता है सोचना, एक तो होता है करने की हिम्मत करना, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है, जो आपने सोचा है, जो आपने हिम्मत की है, जो आपने डेयर किया है अलग करने का, उस पे कंटिन्यू काम करते रहो। प्रॉब्लम ये होती है, आप देखना कि जब 12th का बच्चा पास करता है, जब वो किसी आईएएस ऑफिसर की गाड़ी देखता है, तो सबसे पहले उसके मुंह से ये निकलता है हमें डीएम बनना है ना। डेयर तो उसने कर लिया, उसके बाद देखो फिर क्या है ना, न्यू ईयर पे, वैलेंटाइन डे पे घूम रहा है पीछे पीछे, तो क्या मतलब है उसका, है ना। पता चला कि रेलवे का फॉर्म भी भर रहा है, पता चला कि उसमें जो टीचर का फॉर्म है वो भी भर दिया, एनपीसीएल का भी, तो जो भी जिसने भी फॉर्म आते हैं सब भर देता है। ये बात ध्यान रखना है। अभी मैं किसी कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था
कि इंडिया में 40 से 50 साल तक लोग सर्विस करना चाहते हैं। सर्विस समझते हैं, ये वर्ड है ना बहुत अलग है। सर्विस, सर्विस करना चाहते हैं। सर्विस का मतलब है जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। कभी वो यहां नहीं आना चाहते मैनेजमेंट में, कभी नहीं आना चाहते मैनेजमेंट में, यहां कोई नहीं आना चाहता। और ये जो सर्विस है ना, इसके लिए आदमी लगभग 85% से 95% तक लोग काम करते हैं। और ये जो सर्विस है ये 40 से 50 साल तक यही रहता है, 40 से 50 साल तक ये चीजें रहती है इंडिया में। लेकिन सर इंडिया में एक चीज है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पावर नहीं रहते। अगर इंसान इंडस्ट्री खोलना चाहता है लेकिन उसके लिए पावर की जरूरत होती है, लेकिन इंडिया में अक्सर ये लोड शेडिंग हो रहती है, तो फिर वो कैसे कर पाएगा आगे? नहीं तो वही तो गवर्नमेंट कर रही, वही तो गवर्नमेंट कर रही है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दो चीजें वो लोग कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप ब्रॉडली देखोगे, अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो दो काम कर रहे हैं। पहला काम कर रहे हैं, जो दोनों काम दिखाई नहीं दे रहे लोगों को। पहला ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश कर रहे हैं, जो इंक्रीज कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहा है लोगों को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आसान नहीं है दिखना, ठीक है। दूसरी चीज है वो कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस जो विनिवेशीकरण कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 2019-20 में एक डेटा हमारे सामने है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने और इससे जो है एक मिनट, डेटा है मेरे पास, तो उसमें उन्होंने बोला है कि डिसइन्वेस्टमेंट में कितना हमें करना था और कितना हमने किया है। एक मिनट, डेटा हमारे पास है, उसमें उन्होंने बताया है कि कितना करना था और क्यों ये नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात वो थी, और काफी डेटा भी मिल नहीं रहा है मुझे। तो जितना इन्वेस्टमेंट करना था उतना सरकार नहीं कर पाई है। और इससे जो है इकोनॉमिक सर्वे ने उनको पूछा भी है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या समझते, क्या होता है ये? जी सर, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती है वो प्राइवेटाइज होती है। हाँ हाँ या हाँ, तो हाँ ठीक है। या पीपीपी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यही है कि इन्वेस्टमेंट जो है, डिसइन्वेस्टमेंट का यही कारण होता है कि जैसे अभी उन्होंने बोला कि हम रेलवे को प्राइवेट को देने वाले हैं, हम इन LIC को प्राइवेट को देने वाले हैं, या किसी भी कंपनी को, किसी भी सेक्टर को अगर उसमें प्राइवेट की पार्टनरशिप वो बढ़ा रहे हैं तो इसी को कहते हैं विनिवेशीकरण, है ना। तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। और लेकिन इसमें पार्लियामेंट में क्या हंगामा हो रहा है, ये लोग सरकार जो सब बेच रही है, सेल बेच रही है, बेल बेच रही है, पता नहीं लाल किला बेच दिया, क्या क्या चीजें चल रही हैं, और कोई की पॉइंट पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। आप बहुत हम ये नहीं कहते, इसमें बहुत माइनर सा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो मॉरली ह्यूमैनिटी के साथ काम करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारा, एक सामने, सबके सामने क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो 1969 में, है ना, मिसेस गांधी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण। आज आप चले जाओ SBI में, आप चले जाओ PNB में, आप घूमते रहोगे, पता ही चलेगा कहाँ पे काम होना है। वही प्राइवेट बैंक में चले जाओ, है ना, तो आपको पता चलेगा कि सर्विस क्या होती है। आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ,
गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाओ, समझ में आ जाता है ना। कोई जिला अस्पताल में क्यों नहीं जाना चाहता है, पता है ना। यस सर, वहाँ पर पॉइंट उतनी पकड़ा गया सर। फैसिलिटी नहीं होती। जहाँ ऑपरेशन होता है ना, एम्बुलेंस के चारों तरफ घास ही खड़ी होती है वहां पे। जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती है ना, वो घास खड़ी होती है वहां पे, एम्बुलेंस चलती नहीं है वहां पे। तो रीजन ये है, सब लोग देखो, आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि जो एक तो है इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन गवर्नमेंट, दोनों को समझना है। अब हमें ये देखना है, जो बात करें वो थोड़ी सी बड़ी है, उसको समझने की कोशिश करना कि जो एक है इकोनॉमिक्स, दूसरा है गवर्नमेंट। अब हमें गवर्नमेंट को ऊपर देखना है कि इकोनॉमिक्स को ऊपर देखना है, दोनों को समझना पड़ेगा। जब हमें गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों पैरेलल में देखना होता है, तो हमें वहां पर इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, गवर्नमेंट को बाद के सोचना है। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि वो ऐसी थ्योरी है जो सही है। इकोनॉमिक्स गलत नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट गलत हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं, लोग गलत हो सकते हैं, फिर इकोनॉमिक्स गलत नहीं हो सकती। इकोनॉमिक्स मतलब समझते हो आप क्या है? जी सर। इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि अगर प्राइवेट डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, तो इससे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी सर्विस को देखा है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सर्विस को देखा है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की सर्विस बेटर है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो हमें प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? ठीक, अब ये बात आ गई इकोनॉमिक्स की। अब इसमें बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में क्या है, अब हमें ये सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम लोग प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं वो इतने मतलब क्रूअल ना हो जाएं, इतने निर्दयी ना हो जाएं कि वो लोगों को परेशान करें, वो मोनोपोली करें, कहीं ये ना हो जाए। तो इस पे कंट्रोल, लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। अगर दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली में अगर 10 मान लीजिए 200 हॉस्पिटल है दिल्ली में, सपोज कीजिए 200 हॉस्पिटल में 10 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, है ना, और 190 है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो कोई दिक्कत है किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल से? क्या प्रॉब्लम है? है ना? क्या प्राइवेट स्कूल से किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि इस पर भी क्वेश्चन है कि हमें जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसको अगर हम पुश कर रहे हैं तो उसका रीजन, इस पर भी क्वेश्चन होना चाहिए। वो होना चाहिए कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कितना उनके अंदर मॉरल है, कितना उनके अंदर जो है वेलफेयर का फीलिंग है, कितना कितना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। सर बस वही है, मतलब सर प्राइवेटाइजेशन सबके लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब लोगों का इतना इनकम नहीं होता है कि हम वो प्राइवेटाइजेशन में वो चीज जाके हम यूज कर सके, फिर प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जाती है। लोग गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए तो भागते हैं सर, टेबल के ऊपर से तो आता ही है, लोग टेबल के नीचे से भी कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लोगों की तो यही सोच रहती है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा। बस अगर गवर्नमेंट का फायदा नहीं हो रहा है, तो अगर मान लीजिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन की फीस कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी वहां 10,000 रुपए दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सही से हो जाए, ठीक है। तो 10,000 रुपए प्राइवेट में भी दिए जा सकते थे, लेकिन जो आपने 10,000 रुपए दिए वो गवर्नमेंट तक तो नहीं पहुंचे, वो पूरा ब्लैक जी मनी सर। है ना। आपको बहुत क्लियर ये समझना है
कि जो प्राइवेट, एक बात ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, इज बेटर, ये बात सही है, ये अच्छा है, लेकिन किससे? प्राइवेट सेक्टर से, ये बात सही है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा एक रीजन ये है कि इसका सही से मतलब लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आकर थोड़ा सा आप घुमा के देखोगे, थोड़ा कहना बहुत मुश्किल है, इसके लिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जिम्मेदार है, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे इकोनॉमी से और पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं। एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता है कि प्राइवेट अच्छा नहीं है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सेक्टर है उसका एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो रहा है उसका रीजन ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से, है ना, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ रहे हो, डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ रहे हो। अगर हम एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ भी लीडर हैं, तो हमें इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, और इलेक्शन के लिए पैसा कहां से आता है मालूम आपको? जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको देती हैं, बड़ी बड़े बड़ी बड़े उद्योगपति। कंपनियां देती हैं, अधिकारी लोग देते हैं। एक मतलब आप समझिए कि जो ऑफिसर्स वर्ग है वो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर से लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पैसा देता है गवर्नमेंट को। जब वो गवर्नमेंट को पैसा देगा तो वो अपना काम कैसे करेगा सही से? प्रॉब्लम ये है, ठीक है, बहुत सारे रीजन हैं इसमें। खैर, बहुत सारी बातें हो गई आज, और इसमें और एक बात मैंने आपसे बोली थी कि इंडिया में जो सीएडी है वो कम है, मतलब कम हुआ है। उसके 2-3 रीजन मैंने बताए थे, फिर से सुन लीजिए। पहला था कि इसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है। पहला रीजन था इसमें डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल डिक्रीज, जो क्रूड ऑयल था उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई, ठीक है, डिमांड है वो कैसी हुई है? डिक्रीज हुई है, ऑयल नहीं आया बाहर से, ठीक है। ठीक है, पहला हमने क्या था कि पहला पॉइंट क्या बोला, क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो कम हुआ है। अच्छा, ये सीएडी हमने कल ही बता दिया था, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट। और जितना हम बजट में देते हैं, जितना हम खर्च करते हैं, उसके बाद जितना हमें रिकवरी होता है एज ए टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसको हम उसके जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और दूसरा रीजन है गोल्ड डिमांड रिड्यूस, है ना, गोल्ड डिमांड रिड्यूस। तो ये भी हुआ है कि जो सोने की जो डिमांड थी वो कम हुई है भारत में, है ना। अदर सेक्टर्स इंपोर्ट आल्सो रिड्यूस, और भी कई सारे सेक्टर्स में जो इंपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस हुआ है ना। अदर सेक्टर्स इंपोर्ट रिड्यूस, और भी सेक्टर में जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हुआ है, इसलिए ये सीएडी बढ़ा है, शायद 2% हुआ है ना। ठीक है, 2% बढ़ा है। तो ये था, ये भारत में 17 साल के बाद ऐसा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा प्लस में गया है, सरप्लस गया है। उसके बाद इसमें नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट NFI, ठीक है, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये रिकॉर्ड हुआ है भारत में, रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? 9.8 बिलियन, 9.8 बिलियन, ठीक है, 9.8 बिलियन। तो ये चीज ध्यान रखना है कि नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी NFPI ये भारत में इंक्रीज हुआ है। कितना हो गया है? $9.8 बिलियन ये हुआ है, ठीक है। तो ये बढ़ा है भारत में। एक चीज में समझ में नहीं आ रहा है, जैसे एक आप लोग सोचना इस पे, और इकोनॉमी सर्वे ने भी इस पर सोचा है, कुछ बोला है कि जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है भारत में, जैसे ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कम नहीं है, 9.8 बिलियन US डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है, इंडिया में ये इंक्रीज हुआ है। तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और क्रेडिट एजेंसी में हम लोग क्यों बहुत पीछे रह जाते हैं? तो क्रेडिट एजेंसी जानते हैं ना, मूडी ने बोला है कि बहुत स्थिति खराब है भारत में। मूडी का मीडिया में आ रहा था कि मूडी का मूड पता नहीं क्या है। मूडी है जो क्रेडिट एजेंसी है, वो मतलब वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उनको वो क्रेडिट देते हैं कि कौन सी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, या किसमें स्मूथली इन्वेस्ट, इसमें मतलब कौन सा देश अच्छा है इकोनॉमिक में, कौन नहीं है। तो मूडी है और भी शायद एक दो हैं, तो वो एजेंसी हैं, और उसने वो हमेशा नेगेटिव बोलती है भारत के लिए। तो इतना मतलब हमारे यहाँ नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी होता है, फिर भी वो ऐसा क्यों है? तो ऐसा बता सकते हैं ये ऐसा इतना क्यों बढ़ जाएगा? इसका रीजन बता सकते हैं, इतना क्यों है ये? अच्छा खैर, पहले एक बात बताते हैं। ये तो हो गया कि देखो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ये समझिए आप, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, ठीक है, निवेश। भारत में जो निवेश है वो पहले बात तो निवेश कहीं भी हो सकता है ना, इंडिया से इंडिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है निवेश। दूसरा होता है फॉरेन, जो फॉरेन निवेश है, फॉरेन टू इंडिया। तो फॉरेन टू इंडिया होता है, उसको हम बोलते हैं FDI, ठीक है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI को कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो पहली बात इन्वेस्टमेंट क्या है वो समझ गए, इंडिया से इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे अंबानी चाह के राजस्थान में इन्वेस्ट कर दें, कोई कंपनी लगा दें, या इन्वेस्टमेंट बहुत सब जानते हैं, छोटी सी चीज है इन्वेस्टमेंट। आपने कोई अपनी सैलरी ली, आपने कोई दुकान रख ली या कुछ भी, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कहीं अपना पैसा उसको लगा देना, इन्वेस्ट कर देना अर्निंग के लिए, फॉरेन टू इंडिया। लेकिन जो विदेशों से भारत में होता है उसको FDI कहते हैं। FDI दो तरह का होता है, ठीक है, जो FDI है वो दो तरह का है। बता सकते हैं कौन कौन सा?
एक तो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ग्रीन, कोई बता सकता है इनमें है क्या डिफरेंस? यस, बताओ, अल्ताफ, नाजुका, सचिन, क्या है ये दोनों? आप लोग इकोनॉमी तो, आप देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कोई नहीं जिसने इकोनॉमी पढ़ा नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये सिर्फ चीजें मुझे लगता है 9th की एनसीईआरटी में दी हुई है, 9th की नहीं 11th में तो है ही है एनसीईआरटी में। तो ये चीजें हैं, क्योंकि खुल के नहीं बताएगी इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंट्री में जाके नई कंपनी खोलता है, फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन व्यक्ति कोई किसी भी दूसरे कंट्री में जाके न्यू कंपनी एस्टेब्लिश करता है, दैट इज अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो लिख लीजिए, न्यू कंपनी एस्टेब्लिशमेंट इज अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। किसी देश में किसी दूसरे देश के व्यक्ति द्वारा नई कंपनी स्थापित करना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार बोलिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, क्या किसी दूसरे देश के नागरिक द्वारा किसी देश में नई कंपनी स्थापित करना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। अभी तो समझ गए होंगे आप लोग क्या है। इन्वेस्ट इन ए कंट्री बट इन्वेस्ट ए कंपनी इन पार्टिकुलर कंट्री। अगर कोई विदेशी भारत की कंपनी में कुछ शेयर खरीदता है, भारत की कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करता है, दैट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यही इंडियन गवर्नमेंट ने अभी शायद LIC में शायद 51 कुछ कर दिया। मतलब इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भारत विदेशी लोग आए और भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करें। इंडिया में ग्रीन फील्ड कंपनी जो है ये बहुत अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बताएं, इंडिया में कोई कंपनी है, जानते हैं ऐसी? वॉलमार्ट कहाँ की है? मुंबई में, जर्मनी की। हाँ, बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इसके हैं, तो जिनकी खुद की कंपनी है वो यहाँ खोली हुई है, जैसे वॉलमार्ट है। और भी कई सारी कंपनी, जब आप नोएडा में जाओगे तो फोन वगैरह कई सारी कंपनी है। तो ऐसे कंपनी या ऑफिस जिनका हेड ऑफिस किसी दूसरे कंट्री में है, तो उनका एक ब्रांच यहाँ खोला हुआ है, तो वो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस बार ये हुआ है 9.8 बिलियन $। इसी को लेकर भारत में चर्चा होती रहती है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने सब कुछ बेच दिया। बेच दिया का मतलब यही है कि पहले क्या था, अब LIC में कितना कर दिया है, मुझे सब पहले वाला याद था 49%, इस समय कितना किया है FDI? LIC में पहले जो था वो ये था 49% FDI, अब शायद बढ़ा के कुछ और कर दिया है। मतलब अगर जितना जाएगा, अगर वो 75% ले लेते हैं तो इसका मतलब है 70 आधा कर दिया है, है? कर दिया है सर LIC में। 100। सर जिन्होंने ये जो शेयर खरीदे हैं इससे पोर्टफोलियो द्वारा,
अगर वो उसे बेच दे फिर क्या होगा? तो डिस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? जैसे मान लीजिए अगर अगर हमने जाके या किसी और ने जाके इंडिया में शेयर खरीदे उतना परसेंट, वो शेयर उस कंपनी को भी बेच सकते हैं, किसी और को भी बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो शेयर है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो ये था। तो इसमें हाँ, जो आपने बताया ना ये पोर्टफोलियो और ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें और एफडीआई और एफआईआई में क्या अंतर है सर फिर? एफडीआई का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट दो तरह से कर सकता है आदमी। एफडीआई तो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरह से कर सकता है। जैसे आप अपनी, जैसे क्या होता है ना कि किसी मार्केट में गए, तो किसी मार्केट में अपना सामान रख सकते हैं किसी दुकान पे, उसको बोलेंगे भाई मेरा भी सामान रख लो, इतना पैसा मैं आपको दूंगा, या अपनी नई दुकान खोल सकते, तो वही चीज है। तो कुछ कुछ कंपनी के शेयर खरीदना, एक तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और दूसरा अपनी कंपनी ही लगा देना, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने देखो यहाँ से लिया है, इन्वेस्टमेंट वर्ड को पहले डिस्कस किया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कहीं भी निवेश हो सकता है, इंडिया से इंडिया में हो सकता है, या फॉरेन टू इंडिया हो सकता है, या इंडिया से फॉरेन हो सकता है। मतलब भारत भी लोग, इंडिया के भी लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉरिशस वगैरह में। तो ये है। उसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, तो वो दो टाइप का होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कुछ पार्ट या पूरा। एक नहीं समझे हैं सर, कौन से? ये सर पोर्ट सब वाला दो नहीं है, पोर्टफील्ड वाला सर। पोर्टफोलियो, इसको हिंदी में भी कहते हैं पोर्टफोलियो। इस तरह से पोर्टफोलियो का मतलब है कि भारत की कंपनी में, है ना, भारत की कंपनी में कि कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट शेयर खरीदना, है ना, शेयर खरीदना, ये होता है। कोई कंपनी इंडिया की है, जैसे एलआईसी है, तो एलआईसी में कोई भी कंपनी में शेयर खरीद सकता है, कोई विदेशी नागरिक आए, कुछ परसेंट शेयर, उसकी कंपनी वो नहीं है, लेकिन वो 90% या ऑनर इंडियन ही रहेगा, उसका ऑनर इंडियन रहेगा। अगर ऑनर वो खुद है तो वो हो जाएगा ग्रीन फील्ड। समझ में आया गुड्डू, ये वाला यस कौन? सर, राइट। हाँ, तो सर जैसे पोर्टफोलियो और इसमें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में, तो दोनों में से अच्छा कौन सा माना जाएगा इंडिया के हिसाब से? अच्छा तो ये माना जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि ऑनर हम है ना, ऑनर भारतीय हैं, तो अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, इसी पे ज्यादा सरकार जोर दे रही है। अच्छा तो ये है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर किसी ने कम, जैसे बालमार्ट है या मान लीजिए केएफसी है, केएफसी आपको पता ही होगा, तो केएफसी है या बालमार्ट है, तो अगर केएफसी का बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है ना, बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है, और वो अचानक से मोनोपोली करके किसी तरह से वो बोलता है जी नहीं, हम तो अपना जो ब्रांड का जो कॉस्ट है उसको बढ़ाएंगे, या कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए उस कंपनी में, केएफसी में, अगर मान लीजिए 20,000 एम्प्लॉइज हैं, वो भारतीय हैं, इंडियन है, ठीक है, 20,000 भारतीय जो हैं उसमें एम्प्लॉई हैं केएफसी में, कंपनी में। तो बोलेगा देखो हम तो भाई अब तक वो 25,000 दे रहा था पर मंथ, ठीक, लेकिन अब बोलेगा नहीं जी हम तो 15,000 देंगे, आपको करना है तो करो, नहीं तो हम बाहर से ले आ रहे हैं, आपको करना है तो करो, नहीं तो हम बाहर से ले आ रहे हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है एम्प्लॉय को लेके, जो उसमें लोग काम करेंगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज है कि जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में अगर हम बात करें,
जिसे अपने अगर बात करें जैसे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में खासकर एक ब्रांड है इंडिया की है अग्रवाल स्वीट्स, है ना। अग्रवाल स्वीट्स अगर अपने प्राइस बढ़ाता है तो उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर विदेशी कंपनी होगी तो वो बोलेगी नहीं जी हम तो प्राइस ये करेंगे और अगर आप नहीं करते हो तो हम जा रहे हैं यहाँ से। या तो उसको उतने प्राइस करने दो, हो सकता है वो बहुत लो कर दे, हो सकता है बहुत ज्यादा कर दे। सब समझ रहे मेरी बात। मान लीजिए केएफसी है, केएफसी का कोई प्रोडक्ट है, केएफसी कंपनी है ना, केएफसी कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए 100 रुपीज का, ठीक है। और इंडियन कोई कंपनी है, उसका उसका प्रोडक्ट है सेम 100 का, ठीक है। 100 का यहाँ भी, 100 का यहाँ भी। अब बात समझना कि क्यों ये अच्छी नहीं होती है। अब वो केएफसी वाला क्या करेगा, केएफसी वाला बोलेगा कि इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो बोलेगा नहीं जी सेम प्रोडक्ट है, बोलेगा हम तो भाई 80 रुपए कर देंगे अपना। अब ये 80 रुपए में करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसका मार्केट ज्यादा हाई हो जाएगा। देखो जिसकी सप्लाई ज्यादा है, बात समझिएगा, सीधा इकोनॉमिक्स है, जिसकी सप्लाई ज्यादा है उसका प्राइस भी कम रहेगा तो दिक्कत नहीं है उसको, है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा पैसा कम भी कर देंगे तो उनका काम चलेगा, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन इंडियन अगर कम करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानते हैं लोग। बहुत बड़ा कह सकते हैं ना एक जाल है इकोनॉमी, समझना थोड़ा सा है। वही सर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने एक्चुअली ना वो इसमें था, मैम को तो आप जानते हैं सर, हाँ उनसे मैंने इकोनॉमी पढ़ी थी, उन्होंने मतलब इसको बताया था ठीक, ग्रीनफील्ड को। हाँ उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी आती है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, उस बेसिस पे बताया, तो मैं इसलिए कंफ्यूज था। नहीं देखो, इन जैसे जो चीज गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है इसका मतलब है वही सही है। अब इसमें आप खुद ही देख रहे हो कि अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो उसके ओनर हम नहीं है, अपने हिसाब से रेट तय करेगी, अपने हिसाब से एम्प्लॉय जो 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 एम्प्लॉयर है उनकी टर्म एंड कंडीशन वो लोग फिक्स करेंगे, उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये है। आप देखिए ना कितनी कंपनी है जो वालमार्ट जैसी हैं, बहुत दो मतलब 10-5 कंपनियां को आप जानते होंगे, ठीक है। वो भी ऑफिस खुले हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है सर ये चीज है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग कल करते हैं। और हमारा टारगेट है जो इकोनॉमिक सर्वे है, आगे थोड़ा ज्यादा डिस्कस की बात हो गई, 7 to 8 लेक्चर में हम लोगों का ये कंप्लीट होगा इकोनॉमिक सर्वे। और आज तारीख कितना है, 5 है ना, 5 है, 12 या 13 तक इसको कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है। कल सर हाँ सर अगर बाहर की कंपनी अगर लोन देगी तो वो किस में आएगा? तो वो तो इंडिया की कंपनी तो इंडिया में ही आएगा, जैसे बजाज फाइनेंस है या मुथ्थू फाइनेंस है, ये सब कंपनी भारत की तो भारत में ही देंगी। प्रॉब्लम यही है, जैसे मान लीजिए अगर हम एसबीआई से कोई लोन लेते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी कोरोना में बोला गया कि जिन लोगों ने लोन लिया था बैंकों से, उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो गारंटी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। कहीं ऐसा ना हो वो जाके घर पे उनका सामान उठा के ले आए, है ना। हमारे यहाँ से कल 2 रख के ले गया सर गिरफ्तार कर मेरा एक पुलिस। छोटा सा डाउट और है, हैं? मेरा एक डाउट है सर छोटा ठीक सा। है। जैसे सर जो शेयर मार्केट होता है, लोग कहते हैं आज मार्केट डाउन है, आज अप है, जब लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं शेयर कंपनी के, जैसे इंडियन कंपनी के, तो इंडियन मार्केट अप होता है ना, हाँ जब बहुत ज्यादा शेयर खरीदते हैं। लेकिन जब वो लोग बेचते हैं तो कहते हैं डाउन हो रहा है, तो ये तो यही हुआ ना पोर्टफोलियो। नहीं, डाउन का मतलब होता है कि वो अपने शेयर को बेच रहे हैं। शेयर को बेचने का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए हमने पैसा लगाया रिलायंस में, अब हमें लग रहा है कि रिलायंस डूबने वाला है तो हम पैसा अपना निकाल लेंगे वहां से, हम शेयर वहां ठीक, बेच देंगे। तो इससे क्या होगा कि शेयर मार्केट तो डाउन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है।
डाउन अप का मतलब यही होता है कि शेयर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं या शेयर ज्यादा बेचे जा रहे हैं। तो जैसे इन्होंने जो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी यही था, इंडिया में शेयर मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में। वो पॉइंट समझ लीजिए, इंडिया के शेयर मार्केट बहुत हाई चल रहा है इस समय। उसका रीजन बता सकते हैं कोई कि इंडिया का शेयर मार्केट लॉकडाउन में क्यों हाई था? कि उसका रीजन ये था कि हमारे पास जो पैसा था, लोगों के पास जो पैसा था, उन्हें मार्केट में लगाने की कोई और जगह नहीं थी। मतलब वो कोई कपड़ा नहीं खरीद सकते, गोल्ड नहीं खरीद सकते, यानी कोई ऐसी, मतलब वो उसको कैसे सेल करेंगे? ये बात समझ रहे हैं ना? कैसे सेल करेंगे? मार्केट बंद है तो। लेकिन कम स्कीम पे तो मार्केट चल रहा है। अगर स्कीम पे मार्केट चल रहा है तो वहां लगा दिया उन्होंने। अब उन्होंने पता है कि आगे आने वाले दिनों में जो सारे फैक्टर मैंने बताए इकोनॉमी के, सारे फैक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर वो इन्वेस्ट वो कर रहे हैं उस सेक्टर में तो उनको भी फायदा होगा ना। तो ये भी क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कोरोना के टाइम पे? क्योंकि वो उनको पता था, उनको सीए वगैरह ही बता देते हैं कि आने वाले समय में अचानक से होगा, अचानक से, क्योंकि हमने सारी चीजें यूज की हैं, प्रोड्यूस नहीं की हैं। और प्रोड्यूस जब होंगी तो बहुत तेजी से उनमें लेबर भी डिमांड बढ़ेगी और पावर की भी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई की भी डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड बढ़ेगी। तो उन्हें पता था आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक में बदलेगा, ये सेक्टर बूस्ट करेगा। ये था। ठीक है, कोई नहीं, बाकी डाउट देखो, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं मुझे पता है, और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अभी जो 9:08 हो गए हैं, 9:20 पे क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली। यस सर।